नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 40B यानी कार्यपत्रक संख्या 40B को। यह आपकी 11 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम एक बार फिर से रचना के आधार पर वाक्य भेद की बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वाक्य उपवाक्य क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनकी पहचान क्या होती है। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये वाक्य क्या होता है। वाक्य व्यवस्थित क्रम में सार्थक शब्दों का एक समूह होता है जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। यानी इसमें सार्थक शब्द होने चाहिए और उनका एक व्यवस्थित क्रम होना चाहिए और इसी के द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं और दूसरे हमारी बात को समझ पाते हैं। जैसे अगले माह से आपकी परीक्षा होने वाली है, राधिका नाचती है, श्याम स्कूल जाता है। अब ये कुछ वाक्य मैंने बोले, आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? अगर समझ पा रहे हो तो ये वाक्य है। यहाँ पे सार्थक शब्दों का समूह भी है और वो व्यवस्थित क्रम में। अगर इनको हम आगे पीछे करते हैं तो आप मेरी बात को ठीक से नहीं समझ पाओगे, तो उसे हम वाक्य नहीं कहेंगे। ओके, जो वाक्य होते हैं उसके दो भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है वो होता है उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में हम बात करें वो उद्देश्य कहलाता है। जैसे राधिका नाचती है तो इसमें राधिका उद्देश्य है। किसकी बात करें? हम राधिका की बात करें। ओके, तो राधिका यहाँ पर उद्देश्य हो जाएगा और उसके बारे में जो कुछ हम बता रहे हैं उद्देश्य के बारे में, उसको हम बोलते हैं विधेय, यानी कि ये दूसरा भाग हो जाता है। यानी एक वाक्य के दो भाग होते हैं। उद्देश्य, जिसके बारे में हम बात करें वो उद्देश्य कहलाएगा और उसके बारे में जो हम बता रहे हैं वो विधेय कहलाएगा। ठीक, अब ये जो वाक्य है वो रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरे होते हैं संयुक्त वाक्य और तीसरे होते हैं मिश्र वाक्य। अब तीनों को एक एक करके हमें समझना है। सबसे पहले हम सरल वाक्य की बात करेंगे। सरल वाक्य में केवल एक ही मुख्य क्रिया होती है। सरल वाक्य में क्या होता है? केवल एक ही मुख्य क्रिया होती है, यानी इसमें एक ही उद्देश्य होता है जिसकी हम बात कर रहे होते हैं और एक ही विधेय होता है, यानी कि उसके बारे में एक ही जानकारी हम दे रहे होते हैं। ओके, उसको हम बोलते हैं सरल वाक्य। जैसे बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चे हैं, ये क्या है? यहाँ पर उद्देश्य है। विद्यालय में पढ़ रहे हैं, ये हमने बताया, एक ही घटना बताई ना, एक ही सूचना हमने दी है, तो ये आपका सरल वाक्य हो जाएगा। मैं खेल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं यानी कि ये उद्देश्य हो गया और खेल रहा हूँ यहाँ पर ये विधेय हो गया, तो यहाँ पर एक ही सूचना दी जा रही है, तो ये आपके सरल वाक्य कहलाएंगे। क्लियर? अब हम बात करते हैं संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य क्या होते हैं कि यहाँ पर जैसे नाम से ही पता चल रहा है, संयुक्त, जॉइंट, जुड़े हुए, यानी कि एक से ज्यादा तभी जुड़ेंगे ना। तो जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक यानी कि योजक द्वारा जुड़े हों तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। यानी इसमें दो उपवाक्य हो सकते हैं, दो से ज्यादा उपवाक्य हो सकते हैं और वो किससे जुड़े होंगे? योजक से जुड़े होंगे, समुच्चय बोधक से जुड़े होंगे। जैसे और हो गया, तथा हो गया, अथवा हो गया, या हो गया, इस प्रकार के शब्दों से जुड़े होते हैं। जैसे मोहन ने खाना खाया और सो गया। अब मोहन ने खाना खाया एक अलग उपवाक्य और सो गया एक अलग उपवाक्य, और ये दोनों जुड़े हुए और योजक से। ओके, तो ये आपका संयुक्त वाक्य हो गया। वह बाजार गया और केले ले आया। अब यहाँ पे देखिए, वह बाजार गया, केले ले आया, दो उपवाक्य और ये और योजक से जुड़े हैं, तो ये आपका संयुक्त वाक्य कहलाएगा। यानी नाम से आप समझ सकते हो कि संयुक्त मतलब जुड़े हुए। जुड़े हुए कब होंगे? जब वो दो कम से कम होंगे या दो से ज्यादा होंगे। ओके, उसको हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य। उसके बाद तीसरा है आपका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य ये भी नाम से ही पता चला, मिक्स्ड, यानी कि इसमें मिक्स्ड होते हैं। इसमें दो उपवाक्य होते हैं। क्या होते हैं इसमें? इसमें दो उपवाक्य होते हैं। इसमें से एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा गौण उपवाक्य होता है। यानी कि दो उपवाक्य होंगे लेकिन चौधरी इसमें एक होगा। एक वो जो वाक्य होगा वो चौधरी होगा, दूसरा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसको हम आश्रित उपवाक्य कह सकते हैं। उसे कहेंगे मिश्रित वाक्य। जैसे जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। अब जो व्यक्ति परिश्रमी होता है यह आपका प्रधान उपवाक्य हो गया और वह अवश्य सफल होता है यह आपका आश्रित उपवाक्य हो गया। आप इसलिए महान है क्योंकि सच बोलते हैं। आप इसलिए महान है क्योंकि सच बोलते हैं, तो ये भी आपका मिश्र वाक्य होगा। क्लियर? तो यहाँ देखिए, सरल वाक्य में एक सरल वाक्य होगा, उसमें एक ही क्रिया होगी। जो संयुक्त वाक्य होंगे उसमें दो उपवाक्य आपस में जुड़े होंगे और मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होगा और एक उसके ऊपर आश्रित उपवाक्य होगा। क्लियर? अब यहां पर हम उपवाक्य की अगर बात करें तो उपवाक्य क्या है कि उपवाक्य में एक तो जो मिश्र वाक्य होते हैं इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। अब दोनों को हमें समझना है कि प्रधान उपवाक्य क्या होता है? जिसकी क्रिया मुख्य होती है, यानी कि जो मुख्य क्रिया होती है उसको हम बोलेंगे प्रधान उपवाक्य। यानी कि मुख्य तौर पे हम किसकी बात करें वो आपका प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। और आश्रित उपवाक्य क्या होगा कि प्रधान उपवाक्य के साथ आए वाक्य को मुख्य क्रिया को पुष्टि करता है। यानी कि प्रधान उपवाक्य के साथ जो दूसरा उपवाक्य होगा वो मुख्य क्रिया के बारे में विस्तार से बताता है, तो उसको हम आश्रित उपवाक्य या फिर हम उसको गौण उपवाक्य कह सकते हैं। ओके, इसमें जो आश्रित उपवाक्य है उनका जो प्रारंभ होता है आमतौर पे जैसे कि, जो, जिसे, यदि, क्योंकि, इन शब्दों से होता है। ओके, इन शब्दों के साथ वो शुरू होते हैं जो आश्रित उपवाक्य होते हैं
और मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होने वाले आश्रित उपवाक्य गौण जो उपवाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। यानी कि ये भी हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो जो आश्रित उपवाक्य है यानी कि गौण उपवाक्य है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला तो हो सकता है संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य क्या होता है कि जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हुआ। यानी कि प्रधान उपवाक्य में कोई संज्ञा समझते हो ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि का नाम है। अगर उसके स्थान पर कोई उपवाक्य हमने प्रयोग किया यानी कि उसको एक्सप्लेन करें तो वो आपका हो जाएगा संज्ञा उपवाक्य। ठीक। और आमतौर पे इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पहचान क्या होती है कि संज्ञा उपवाक्य है वो की से इसकी शुरुआत होती है। किससे? की से शुरुआत होती है। ठीक। उसके बाद है यहाँ पर विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये आश्रित उपवाक्य है। प्रधान उपवाक्य की जो संज्ञा है या सर्वनाम है उसकी विशेषता बताएंगे। यानी प्रधान जो उपवाक्य है उसमें कोई संज्ञा है या सर्वनाम है, उसकी अगर विशेषता बताएंगे तो उसके बोलेंगे हम विशेषण उपवाक्य। क्लियर। इनकी पहचान क्या होती है कि ये जो या उनके किसी रूप से शुरुआत होगी। जैसे जो हो गया या जो का रूप होता है जिसने, जिसे, जिससे, जिसको, जिनके, यानी जय वाले, उनसे इसकी शुरुआत होगी। यानी कि की से अगर शुरुआत हो रही है तो आपका संज्ञा उपवाक्य होगा। अगर वो जो से आपकी या जो के किसी रूप से उसकी शुरुआत हो रही है तो आपका विशेषण उपवाक्य होगा। और तीसरे होते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य मतलब जो प्रधान वाक्य है उसमें जो क्रिया है, ठीक, क्रिया समझते हो ना, जो काम है, जो काम किया जा रहा है, तो उसकी अगर कोई विशेषता बता रहा है उपवाक्य में तो आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। इनकी शुरुआत होती है ज्यों ही, जहां, जिधर, जब, जिस जगह, जैसा, जिस तरह, उतनी, जितनी, यदि, यद्यपि, ताकि, यानी कि इस प्रकार के शब्दों से ये शुरुआत होती है। तो यहाँ पे इन सबको याद करना आपके लिए इतना आसान नहीं है, इसलिए आप पहले दो को याद कर लीजिए कि अगर की आ रहा है तो वहाँ पे संज्ञा उपवाक्य है, अगर वहाँ पर जो या इसका कोई और रूप आ रहा है तो वहाँ पर आपका जो विशेषण उपवाक्य होगा, और बाकी कुछ भी आ रहा है तो वहाँ पर आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। यानी एक तरीका तो यह है कि हम इनसे पहचान कर लें। दूसरा तरीका यह कि हम जो प्रधान उपवाक्य है उसमें ये समझ लें कि क्या उसमें संज्ञा है, क्या उसमें विशेषण का प्रयोग किया गया, क्या उसमें संज्ञा है या फिर उसके बाद उपवाक्य में विशेषण का प्रयोग किया गया, या फिर वहाँ पे क्रिया उसकी विशेषता बताई जा रही है। अगर इन चीज़ों को समझ लें तो भी हमें पता चल जाएगा। अदरवाइज साधारण सा सिंपल सा फॉर्मूला ये कि हमें याद रखें कि की से अगर स्टार्ट हो रहा है उपवाक्य तो संज्ञा उपवाक्य होगा। अगर वो जो या जो के रूप से स्टार्ट हो रहा है तो वो आपका विशेषण उपवाक्य होगा। अगर किसी और से स्टार्ट हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक। तो ये सब कुछ हमने समझा। अब इसी पर आधारित रहेंगे कुछ हमारे आज के आसान से प्रश्न जिनको हमें हल करना। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला जो हमें प्रश्न दिया गया कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद कौन सा है, यानी हमें बताना कि ये किस प्रकार का वाक्य है। तो पहला हमें ऑप्शन दिया गया, पहला विकल्प दिया गया ये सरल वाक्य है, दूसरा मिश्र वाक्य है, तीसरा ये संयुक्त वाक्य और चौथा ये निषेध वाक्य है। तो इसमें बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, यहाँ पर एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय यानी एक ही मुख्य क्रिया हो रही है, तो ये आपका सरल वाक्य होगा, यानी कि क आपका सही विकल्प रहेगा। उसके बाद ख दिया गया छुट्टी हुई और हम घर को भागने लगे। छुट्टी हुई और हम घर को भागने लगे, रचना के आधार पर ये किस प्रकार का वाक्य ये हमें बताना है। तो पहला हमारा विकल्प दिया गया ये एक सरल वाक्य है, दूसरा ये मिश्र वाक्य है, तीसरा ये संयुक्त वाक्य है, चौथा ये उपवाक्य है। तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो ग रहेगा, ये संयुक्त वाक्य है। छुट्टी हुई एक अलग उपवाक्य है और हम घर को भागने लगे ये एक और अलग उपवाक्य है, तो दोनों को और के द्वारा जोड़ा गया तो ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तीसरा जो आपका प्रश्न दिया गया, शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। ठीक, ये जो आपका वाक्य है ये किस प्रकार का वाक्य है ये हमें बताना है। तो पहला विकल्प दिया गया ये सरल वाक्य है, दूसरा ये मिश्र वाक्य है, तीसरा ये संयुक्त वाक्य है, चौथा ये कर्ण वाक्य है। तो इसमें संयुक्त वाक्य नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कोई योजक नहीं है, दो वाक्य जुड़े हुए नहीं आपस में योजक से, नहीं है ना, तो ये तो हमने हटा दिया। फिर ये कि सरल वाक्य में क्या होता है, एक ही क्रिया होती है। इसमें देखिए शिक्षक ने कहा एक हो गया, कल छुट्टी रहेगी ये दूसरा हो गया, तो ये आपका सरल वाक्य भी नहीं है, ये आपका होगा मिश्र वाक्य। शिक्षक ने कहा एक उपवाक्य हो जाता है और की से वो जुड़ा है कल छुट्टी रहेगी उससे, यानी कि ये आपका मुख्य वाक्य है। शिक्षक ने कहा मुख्य उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य, और कल छुट्टी रहेगी ये आपका आश्रित उपवाक्य, तो यहाँ पे आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्लियर। चौथा जो आपका प्रश्न दिया गया, मेरी माँ चाहती है कि मैं अच्छा नागरिक बनूं। ओके, अब ये मिश्र वाक्य है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमें पहचानना है कि ये उपवाक्य किस प्रकार का मिश्र उपवाक्य है। वो मिश्र जो उपवाक्य है वो तीन प्रकार के होते हैं ना, तो उसमें से कौन सा हमें पहचानना है। पहला ही संज्ञा उपवाक्य है, दूसरा ही विशेषण उपवाक्य है, तीसरा ही क्रिया विशेषण उपवाक्य है, चौथा ये कर्ण उपवाक्य है। तो जैसा कि हमने पढ़ा ऊपर
कि अगर की से जुड़ा होता उपवाक्य तो वहाँ पे संज्ञा उपवाक्य होगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको लगाना, ज़्यादा दिमाग के घोड़े हमें नहीं दौड़ाने। तो यहाँ पर आपका कै सही विकल्प रहेगा। मेरी माँ चाहती है कि मैं अच्छा नागरिक बनूँ। मैं किसकी बात की जा रही है? किसी की बात की जा रही है ना, जो भी लेखक है, आपकी बात की जा रही है, मेरी बात की जा रही है, तो हम संज्ञा है, तो संज्ञा की बात की जा रही है, तो इसलिए यह संज्ञा उपवाक्य रहेगा। 5वां प्रश्न देखिए, मैं जानता हूं कि बारिश होने वाली है। मैं जानता हूं कि बारिश होने वाली है, तो ये किस प्रकार का उपवाक्य है? पहला विकल्प दिया गया ये संज्ञा उपवाक्य है, दूसरा ये विशेषण उपवाक्य है, तीसरा ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है और चौथा ये कर्ण उपवाक्य है। तो यहाँ पर देखिए की से उपवाक्य जुड़ा हुआ है, तो ये आपका संज्ञा उपवाक्य रहेगा, क्योंकि यहाँ पे संज्ञा है उसकी बात की जा रही है। यहाँ पे विशेषण किसी प्रकार की विशेषता की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर किसी प्रकार की क्रिया की विशेषता की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे संज्ञा है उसकी बात की जा रही है और की से भी हम पहचान कर सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य रहेगा। तो एक बार फिर से देखिए, पहला जो आपका प्रश्न है कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ये आपका सरल वाक्य रहेगा। दूसरा जो आपका प्रश्न है छुट्टी हुई और हम घर को भागने लग गए, ये आपका संयुक्त वाक्य रहेगा। तीसरा शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, ये आपका मिश्र वाक्य रहेगा। चौथा मेरी माँ चाहती है कि मैं अच्छा नागरिक बनूं। उपवाक्य का भेद हमें लिखना है, तो ये आपका संज्ञा उपवाक्य रहेगा, क्योंकि यहाँ पे की का प्रयोग किया गया। ओके, इससे भी हम समझ सकते हैं, एक साधारण सा तरीका जिसे हम समझेंगे। उसको 5वां है मैं जानता हूं कि बारिश होने वाली है, ये भी आपका संज्ञा उपवाक्य रहेगा। तो ये आपके रहेंगे पहले 5 प्रश्न। और यहाँ पर एक और एक्टिविटी भी देखिए, किस गतिविधि है कि रचना के आधार पर वाक्य का अभ्यास करना है। तो आप पिछली वर्कशीट में अभ्यास कर चुके हो, इस वर्कशीट में अभ्यास कर चुके हो, अगले वर्कशीट में भी आप अभ्यास कर चुके हो, तो यहाँ पर कुछ और आपको लिखने की नीड आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।